दोस्तों कल्पना कीजिए, एक लड़का जिसकी हाथ में कभी माइक होता था, आंखों पर काला चश्मा और स्टेज पर खड़ी होकर वह रैप गाता था। दिन में वह इंजीनियरिंग के नक्शे बनाता था और रात में सिस्टम के खिलाफ गीत गाता था। लेकिन आज वही लड़का नेपाल की सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी के दरवाजे पर खड़ा है। जी हाँ, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये कहानी है नेपाल की राजनीति के सबसे बड़े भूचाल की। ये कहानी है बालेन्द्र शाह यानी बालन शाह की, एक ऐसा नाम जिसने नेपाल की राजनीति के उन पुराने डायनासोरों को चुनौती दी जो दशकों से सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे। और आज काठमांडू का मेयर बनने के बाद बालन शाह अब नेपाल के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे है। और दोस्तों, उनकी इस जीत ने सिर्फ नेपाल को नहीं बल्कि दिल्ली, बीजिंग और वाशिंगटन तक को हिला दिया। लेकिन सवाल ये है, एक रैपर ने नेता बनने वाला ये लड़का आखिर है कौन? क्या वह नेपाल की जेलेंस्की है या भारत का केजरीवाल या फिर मोदी जैसा राष्ट्रवादी नेता? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बालन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या होगा? भारत नेपाल रिश्तों का भविष्य, क्या वह होंगे प्रो इंडिया या एंटी इंडिया? और क्यों उनकी जीत से चीन के बीजिंग में बेचैनी बढ़ गई? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे एक साधारण लड़के की असाधारण यात्रा जो रैप गाते गाते नेपाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिलचस्प और गहराई वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, बालन शाह का जन्म नेपाल के एक साधारण परिवार में हुआ। उसका असली नाम है बालेन्द्र शाह, लेकिन युवाओं के बीच वह हमेशा से बालन शाह के नाम से मशहूर रहे। बचपन से ही वह दो चीजों में वह बेहद अच्छे थे, पहला पढ़ाई और दूसरा संगीत। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में शहरी विकास की पढ़ाई भी की। लेकिन उनकी असली पहचान बनी एक रैपर के रूप में। उनके रैप गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, वह थे नेपाल के भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ विद्रोह। उनके गाने में गुस्सा था, क्रांति थी और बदलाव की आग थी। यही वजह थी नेपाल का युवा वर्ग धीरे धीरे बालन शाह का दीवाना बन गया। दोस्तों, नेपाल की राजनीति लंबे समय से कुछ बड़े नेताओं के हाथों में थी। वही चेहरे, वही पार्टियां, वही वादे, लेकिन काम कुछ खास नहीं था। देश का युवा धीरे धीरे इस पुराने सिस्टम से ऊब चुका था। और तभी साल 2022 में बालन शाह ने एक फैसला लिया जिसने नेपाल की राजनीति हिला दी। उन्होंने कहा, मैं काठमांडू का मेयर बनूंगा। लेकिन खास बात ये थी, उन्होंने चुनाव किसी बड़ी पार्टी से नहीं लड़ा, वह लड़े एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। सबको लगा ये लड़का हार जाएगा, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरा नेपाल हैरान रह गया। बालन शाह काठमांडू के मेयर बन चुके थे। दोस्तों, मेयर बनने के बाद बालन शाह ने जो किया उसने उन्हें और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी और अवैध निर्माण हटवाए। भू माफियाओं पर बुलडोजर चलवाया गया और पहली बार काठमांडू की जनता को लगा कि सिस्टम सच में बदल सकता है। दोस्तों, नेपाल की राजनीति में सबसे बड़ा मोड़ आया जब सड़कों पर युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ। हजारों युवा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। लेकिन इस आंदोलन में 77 युवा की मौत हो गई। उस समय जहां बड़े नेता महलों में बैठे थे, वहीं बालन शाह सड़कों पर खड़े थे। उन्होंने युवाओं का साथ दिया और यही वह पल था जब जनता ने तय कर लिया। दोस्तों, नेपाल हमेशा से दो बड़े देशों के बीच संतुलन बनाता आया है, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन। नेपाल के कई पुराने नेता चीन के करीब माने जाते थे, लेकिन बालन शाह की राजनीति कुछ अलग है। वह कहते हैं नेपाल सबसे पहले, यानी ना चीन ना भारत, सबसे पहले नेपाल का हित। और ये वजह है कि बीजिंग को उनकी राजनीति समझ नहीं आ रही है। दोस्तों, बालन शाह का भारत से भी एक खास रिश्ता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई भारत के कर्नाटक से की है। उन्होंने भारत को करीब से देखा है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का लोकतंत्र सब कुछ समझा है। इसलिए भारत में बहुत लोग मानते हैं कि अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत और नेपाल के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं होता। बालन शाह के सामने 3 बड़ी चुनौतियां होंगी, नेपाल की कमजोर अर्थव्यवस्था और भारत और चीन के बीच संतुलन, युवाओं के सपनों को पूरा करना। अगर वह इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं तो शायद नेपाल को एक नया भविष्य मिल सकता है। दोस्तों, बालन शाह की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक साधारण लड़का भी इतिहास बदल सकता है। आज नेपाल का युवा उनमें अपना भविष्य देख रहा है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है बालन शाह नेपाल को एक नई दिशा दे पाएंगे? और क्या भारत और नेपाल के रिश्ते अब और मजबूत होंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर मौका मिला
तो क्या हम नेपाल आकर बालन शाह का इंटरव्यू करें और साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी? बताइएगा। जय भारत जय नेपाल।